दोस्तों मैं वादे मुताबिक डेक्स्टर सीजन 1 के अगले 6 एपिसोड लेकर हाजिर हो गया हूं। अब जल्दी जल्दी देख लो और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो। और हाँ, अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर क्लिक करके देख लो, जो कि एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों को ही ठोक देता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अमेरिका की सड़कों पर फिलहाल 50 सीरियल किलर्स खुले घूम रहे हैं। डेक्स्टर भी अपने केबिन में बैठा यही सोच रहा था कि भाई मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हम किलर्स की कोई मीटिंग या सेमिनार क्यों नहीं होता ताकि पूछ सकें भाई तूने कैसे मारा। लेकिन कभी कभी डेक्स्टर का भी मन करता है कि काश किसी अपने जैसे इंसान से मिल पाता, दुनिया को उसकी नजर से देख पाता। लेकिन ख्यालों से बाहर आते ही वो देखता है उसके सामने एक असली लाश पड़ी है, एक लड़का जिसे इतनी बेरहमी से काटा गया है कि देखकर रूह कांप जाए। इस समय डेक्स्टर वहां खड़ा ब्लड स्पैटर्स को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पेंटिंग देख रहा हो। तभी सार्जेंट डॉक्स उसे घूरते हुए कहता है, डेक्स्टर तेरा ये चेहरा तू एंजॉय कर रहा है क्या? रुक बेटा, पहले तेरा मेंटल टेस्ट करवाऊंगा। जब डेक्स्टर लाश की जांच करता है तो उसे समझ आता है कि ये काम किसी एक्सपर्ट का है। हर घाव इतनी सफाई से किया गया है जैसे ये काम कोई डॉक्टर कर रहा हो। तभी डेक्स्टर के दिमाग की बत्ती जलती है और उसको जेरेमी डाउन्स का ख्याल आता है। ये वही लड़का है जिसे डेक्स्टर ने पहले पकड़ा था, लेकिन शायद सुधर जाए ये सोचकर उसे छोड़ दिया था। डेक्स्टर खुद को कोसता है, मैंने रहम दिखाकर गलती कर दी। अगर तभी इसे ठिकाने लगा दिया होता तो आज ये मासूम स्टूडेंट जिंदा होता। इधर डेब्रा आइस ट्रक किलर के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। एक कैंडी रैपर और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स की मदद से उसे एक नाम मिलता है, नील पेरी। फिर डेब्रा और एंजल उसके ट्रेलर में पहुंचते हैं। वहां का माहौल बड़ा सस्पिशियस था। वहां वही कार भी खड़ी थी जिसमें एक प्रोस्टिट्यूट गायब हुई थी। लेकिन नील बड़ा शातिर निकलता है। वह कार के नीचे से निकलकर टायर पंचर करता है और दुम दबाकर भाग जाता है। उधर रीटा की जिंदगी में एक नया तूफान आ जाता है और वो है उसका एक्स हस्बैंड पॉल, जो कि जेल से बाहर आ चुका है। वह बच्चों को बिना बताए घुमाने ले जाता है। फिर रीटा घबराकर डेक्स्टर के पास आती है, लेकिन पॉल बड़े शांत ढंग से बच्चों को वापस छोड़ने आ जाता है और कहता है, शांत रीटा, बाप हूँ उनका, इतना तो हक बनता है। डेक्स्टर को पॉल का ये गुड बॉय वाला अवतार बिल्कुल भी हजम नहीं होता। दूसरी तरफ जब पुलिस नील पेरी के ट्रेलर में घुसती है तो अंदर का नजारा देखकर उनका दिमाग हिल जाता है। पूरे ट्रेलर में मरे हुए जानवर सजे हुए थे क्योंकि उसे जानवरों को स्टफ करने का शौक था। तभी डेब्रा को वहां एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। उसके अंदर आइस ट्रक किलर की न्यूज कटिंग्स और पुलिस फोटोज भरी पड़ी होती हैं। डेब्रा को लगता है यही कातिल है, लेकिन डेक्स्टर अपने दिमाग में मुस्कुराता है। डेब्रा इतना ही आसान होता तो ये सब कब का खत्म हो गया होता। तभी खुदाई में एक पुरानी लाश मिलती है जिसकी लेफ्ट टांग गायब थी। डेब्रा को लगता है कि ये नील का पहला शिकार होगा। उधर पॉल रीटा के घर में ऐसे बैठा था जैसे वही घर का मालिक हो। वह सुधरने का नाटक कर रहा था, पर उसकी बेटी उसे नफरत से देख रही थी क्योंकि उसने अपने बाप का पुराना गुस्सा भी देखा हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस को भी नील पेरी की लोकेशन मिल जाती है, जो कि एक घटिया से होटल की थी। फिर जब पुलिस वहां जाकर दरवाजा तोड़ती है तो वहां उन्हें एक लड़की बेड से बंधी हुई मिलती है और नील भी गायब था। थोड़ी देर बाद नील बड़े ही आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वापस आ जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। लेकिन नील डरने की जगह मुस्कुराने लगता है जैसे ये सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। तभी डॉक्स डेक्स्टर को बताता है कि जेरेमी डाउन्स के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। डॉक्स कहता है, डेक्स्टर तू एक सीरियल किलर की तरह सोचता है, ये तेरे लिए अच्छा है या बुरा? डेक्स्टर बस एक ठंडी सी मुस्कान देता है, कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर रूडी कमाल कर देता है। वो टोनी के नए प्रोस्थेटिक हाथ और पैर तैयार कर देता है। अब रूडी और डेब्रा के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन असली ड्रामा तो इंट्रोगेशन रूम में हो रहा था। नील पेरी वहां बैठा गुनगुना रहा होता है। दरअसल उसे हीरो बनना है, उसे फेम भी चाहिए। नील वो सारी डिटेल्स बता देता है जो सिर्फ कातिल को ही पता हो सकती है, कि कैसे वो ब्लड निकालता है, कैसे लिक्विड नाइट्रोजन यूज करता है। अब लागुएर्ता को लगने लगता है कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन डेक्स्टर को अब भी हैरानी हो रही थी। उसे लगता है उसका माहिर दोस्त यानी आइस ट्रक किलर इतना सस्ता और इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि इतना आसानी से पकड़ा जाए। दूसरी तरह रीटा हिम्मत दिखाकर पॉल से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लेती है, लेकिन पॉल जाते जाते एक वार्निंग देकर जाता है, खून के रिश्ते कागजों से नहीं टूटते। अब चाहे नील पेरी भी पकड़ा गया हो,
पर डेक्स्टर जानता है कि असली शिकारी अभी भी जंगल में खुला घूम रहा है। अब जब तक डेक्स्टर उसको खत्म नहीं कर देगा तब तक डेक्स्टर चैन से नहीं बैठने वाला। वह सीसीटीवी बंद करता है और दबे पांव जेरेमी डाउन्स के सेल में घुस जाता है। जेरेमी वहां पूरी तरह टूट चुका है। अब उसे समझ आ गया था कि उसे पकड़ने वाला कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि वो खुद एक शिकारी है। फिर डेक्स्टर उसे देखकर सोचता है, इसमें मुझे अपनी ही परछाई दिखती है, हम दोनों ही अंदर से खाली हैं। डेक्स्टर उसे वही सीख देता है जो हैरी ने उसे दी थी। जेरेमी, इस खालीपन से बचना है तो एक्टिंग करो, दुनिया को दिखाओ कि तुम नॉर्मल हो। शायद किसी दिन कोई सच में तुम्हारी परवाह करने लगे। लेकिन डेक्स्टर की ये एडवाइस काम नहीं आती। जेरेमी उस अंधेरे को और झेल नहीं पाता और जेल में ही अपनी जान दे देता है। अब डेक्स्टर को पहली बार थोड़ा लोनली फील होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की पार्टी के बाद डेब्रा और रूडी डेट पर निकलते हैं। डेब्रा अपने दिल का दर्द बयान करती है कि कैसे उसके डैड यानी हैरी हमेशा डेक्स्टर पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। रूडी भी अपनी सैड स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसकी माँ के एक्सीडेंट ने उसे प्रोस्थेटिक्स यानी नकली अंग बनाने का जुनून दे दिया। दोनों के जख्म पुराने हैं और शायद इसीलिए दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दूसरी तरफ नील पेरी को आई स्ट्रक किलर मानकर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब लागुएर्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही थी, लेकिन कैप्टन मैथ्यूज सारी लाइमलाइट लूट लेता है और टीवी पर हीरो बन जाता है। इस बात पर लागुएर्ता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता है कि ये सब पॉलिटिक्स है। तभी डेक्स्टर जेल में नील पेरी से मिलने के लिए जाता है और उसकी आंखों में सच ढूंढने की कोशिश करता है। तभी नील डेक्स्टर से एक सवाल पूछता है, तुम कौन हो? डेक्स्टर समझ जाता है कि नील पेरी तो बस एक जोकर है जो फेम का भूखा है। असली प्लेयर तो अभी भी बाहर शांति से शिकार कर रहा है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं, इसी बीच एक हाई प्रोफाइल प्रोसिक्यूटर की मौत हो जाती है। पुलिस को लगता है कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है ये मर्डर है। तभी जब डेक्स्टर फाइल्स चेक करता है तो उसे एक पैटर्न दिखाई देता है। दरअसल पिछले 2 सालों में 3 पावरफुल औरतों ने सुसाइड की है और सबका लिंक एक ही आदमी से जुड़ता है, डॉक्टर एमेट मेरिडियन, एक शातिर साइकियाट्रिस्ट। फिर डेक्स्टर शॉन नाम की एक नकली आइडेंटिटी लेकर डॉक्टर मेरिडियन के पास पहुंच जाता है, लेकिन डॉक्टर भी बड़ा शातिर है। वह डेक्स्टर की रगों में दाखिल होने की कोशिश करता है। फिर डेक्स्टर उसे एक झूठी कहानी सुनाता है, लेकिन डॉक्टर समझ जाता है कि डेक्स्टर कुछ छुपा रहा है। तभी जब डॉक्टर बाहर जाता है तो डेक्स्टर उसका ऑफिस स्कैन करने लगता है और उसे पता चलता है कि ये डॉक्टर मरीजों को ठीक नहीं करता बल्कि उन्हें सुसाइड करने के लिए ट्रिगर करता है। वह उनके दिमाग में ये बात डालता है कि मौत ही एक रास्ता है। अब डेक्स्टर एक बार फिर डॉक्टर से मिलता है, लेकिन इस बार वह एक्टिंग नहीं करता। वह सीधा कहता है, डॉक्टर मैं एक सीरियल किलर हूँ। डॉक्टर को लगता है ये मजाक है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह डेक्स्टर की किलिंग टेबल पर बंधा मिलता है। डेक्स्टर उसे बताता है, तुमने दवा की जगह मौत ऑफर की थी और अब तुम्हारा हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ लागुएर्ता को नील पेरी पर शक हो जाता है। फिर वह जेल में एक असली कटा हुआ सिर लेकर पहुंचती है और नील से कहती है, बताओ इसे कैसे काटा? सर देखकर नील की हालत खराब हो जाती है। वह लाश देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी लागुएर्ता समझ जाती है कि नील ने किसी को नहीं मारा, वह बस एक लूजर है जिसने डेटाबेस हैक किया था। लेकिन कैप्टन मैथ्यूज को सच्चाई से कोई मतलब नहीं, उसे बस अपना करियर बचाना है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, असली धमाका तो अब होने वाला है। दरअसल डेब्रा जिस डॉक्टर रूडी के साथ इश्क लड़ा रही है वही असली आई स्ट्रक किलर है। रूडी के घर में एक सीक्रेट रूम है, वहाँ वही बार्बी डॉल्स, इंसानी अंग और वही लैपटॉप है जिससे वह डेक्स्टर के साथ गेम खेल रहा था। रूडी अब डेक्स्टर का साला बनने की तैयारी में है और डेब्रा उसके जाल में फंस चुकी है। क्या डेक्स्टर अपनी बहन को बचा पाएगा या रूडी उससे भी 2 कदम आगे निकल जाएगा? अगले एपिसोड में सब क्लियर हो जाएगा। 9th एपिसोड की शुरुआत में हम एंजल और जेम्स को देखते हैं। एंजल ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था और जेम्स उसके बगल वाली सीट पर। दोनों आपस में गहरी बातें कर रहे थे। इस समय एंजल का चेहरा उतरा हुआ था। वो जेम्स को बताता है, भाई मेरी बीवी मुझे तलाक दे रही है क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया था। जिस समय इन दोनों की पर्सनल बातें चल रही थी तभी अचानक से जेम्स की नजर बाहर एक आदमी पर पड़ती है। फिर वो एकदम चौकन्ना होकर चिल्ला उठता है, जल्दी गाड़ी रोको। फिर वो गाड़ी से उतरकर उस अजनबी आदमी के पीछे
पीछे पागल कुत्तों की तरह दौड़ने लगता है। फिर एंजल भी अपनी गाड़ी घुमाकर जेम्स का पीछा करता है। फिर वो आदमी एक ब्रिज के नीचे की तरफ लपक जाता है और तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर एंजल का कलेजा मुंह में आ जाता है। फिर वो तुरंत उस आवाज की दिशा में दौड़ता है और वहां पर पहुंचकर देखता है कि वो आदमी जमीन पर ढेर पड़ा है। फिर एंजल उसकी नब्ज चेक करता है और उसको पता चलता है कि ये आदमी मर चुका है। तभी कुछ ही देर में मायामी पुलिस की पूरी फौज वहां पर पहुंच जाती है और पता चलता है कि मरने वाले आदमी का नाम शेख बेयर्ड है। फिर लेफ्टिनेंट जेम्स से पूछती है कि बताओ वहां पर हुआ क्या था। फिर जेम्स बड़ी ही होशियारी से कहानी सुनाता है कि मैंने देखा कि बेयर्ड के हाथ में एक पिस्टल है, इसलिए मैं उससे सवाल जवाब करने गया, लेकिन वो तो मुझे देखकर भागने लगा। उसने मुझ पर गोली भी चलाई, इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको गोली मार दी। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है डेक्स्टर की। डेक्स्टर वहां पर फैले हुए खून के धब्बों को बड़े ही ध्यान से देखता है और एक एक छींटे को ऑब्जर्व करता है। फिर वो जेम्स की छाती पर हाथ रखकर कहता है, जेम्स तुम्हारी ये कहानी खून से मेल नहीं खा रही, क्योंकि ब्लड पैटर्न्स बता रहे हैं कि गोली उस दिशा से नहीं चली जहां तुम खड़े थे। ये बात सुनते ही जेम्स की फटके हाथ में आ जाती है। फिर वो गुस्से में लाल पीला होकर चिल्लाने लगता है, तुम मुझे झूठा बोल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ डेब्रा डेक्स्टर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और कहती है, भाई मैं रूडी से बहुत प्यार करती हूँ, चलो ना एक डबल डेट पर चलते हैं रीटा के साथ। लेकिन डेक्स्टर को ये सब सोशल नाटक पसंद नहीं थे, इसलिए वो साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं वहां पर जाकर बोर नहीं होना चाहता। तभी एक कोरियर वाला आता है और डेक्स्टर के हाथ में एक लिफाफा थमा देता है। फिर एंजल तुरंत डेक्स्टर के पास आता है और कान में फुसफुसाता है, भाई वो जेम्स वाली रिपोर्ट अभी मत देना, मुझे उससे बात करने दो। लेकिन डेक्स्टर इस समय थोड़ा चिढ़ा हुआ था और वो कहता है, देख भाई, पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलते, रिपोर्ट तो वही आएगी जो सच है। फिर वो अपना इन्वेलप खोलता है और उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर एक वसीयत थी जिसमें लिखा था कि फ्लोरिडा के एक शहर में जोसेफ नाम के एक आदमी की मौत हो गई है और वो दावा कर रहा है कि वो डेक्स्टर का असली बाप है और उसने अपना सारा कुछ डेक्स्टर के नाम पर ही कर दिया। ये पढ़कर डेक्स्टर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके सौतेले बाप हैरी ने कहा था कि डेक्स्टर के माता पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। फिर ये तीसरा बाप कहां से आ गया? अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि हैरी ने कैसे डेक्स्टर का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। तभी डेक्स्टर और डेब्रा हैरी से पूछते हैं कि डेक्स्टर के असली पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। फिर हैरी बड़े ही सुकून से झूठ बोल देता है, बेटा वो दोनों एक हादसे में मारे गए। फिर वो ये सारी बात रीटा को बताता है, रीटा मुझे वहां पर जाना ही होगा, मुझे सच्चाई का पता लगाना है। रीटा को जब पता चलता है कि डेक्स्टर के लिए किसी ने वसीयत छोड़ी है तो वो थोड़ा चौकन्ना हो जाती है और कहती है, डेक्स्टर ये बहुत ही अजीब बात है कि उस लॉयर ने तुम्हारे लिए मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस का भी इंतजाम किया है। आखिर ये जोसेफ तुम्हें इतने करीब से कैसे जानता है? रीटा को दाल में कुछ काला लगता है, इसलिए वो फैसला करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जोसेफ के उस पुराने घर में चलूंगी। फिर वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो एक बूढ़ी औरत उनको मिलती है और वो दुख जताते हुए कहती है, बेटा मुझे बहुत अफसोस है, जोसेफ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। तभी जब डेक्स्टर घर के अंदर जाता है तो वो हर चीज को बारीकी से देखने लगता है। फिर वो ये जगह साफ करने के बारे में सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई काम की चीज मिल जाए। दूसरी तरफ मायामी में एंजल की हालत खराब थी। वो पेंट्री में जेम्स के पास जाता है और दबी आवाज में कहता है, भाई इंटरनल अफेयर्स वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। तुमने कहा था कि बेयर्ड ने गोली चलाई, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट कुछ और ही बोल रही है। अगर हम ये साबित नहीं कर पाए कि उसने पहले गोली चलाई थी तो तुम पर मर्डर के चार्ज लग जाएंगे। फिर जेम्स गुस्से में अपनी आंखें निकालकर कहता है, तो क्या तुम मुझे झूठा समझते हो? फिर एंजल उसको शांत करवाते हुए कहता है, नहीं भाई, मैं तो बस ये मामला शांति से सुलझाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जोसेफ के घर पर डेक्स्टर अकेला ही काम कर रहा था। वहाँ पर उसको कुछ पुरानी फोटोज, बॉलिंग की ट्रॉफीज और कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो इशारा करती हैं कि उसके बाप की मौत इतनी साधारण नहीं थी जितनी दिख रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो देखता है वहाँ पर डेब्रा खड़ी थी। इस समय उसके साथ रूडी भी था। फिर डेक्स्टर उनको देखकर दंग रह जाता है। डेब्रा कहती है, भाई हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आए हैं, आज रात हम सभी यहीं पर रुकेंगे। अब डेक्स्टर को ये फैमिली रीयूनियन थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाता। फिर अगली सुबह डेक्स्टर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ जोसेफ की बॉडी रखी थी। फिर वहाँ पर वो डॉक्टर पिटमैन से मिलता है। डॉक्टर बताता है कि जोसेफ को कभी भी दिल की बीमारी नहीं थी
वो एकदम फिट था। हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अब तुम आ गए हो तो हम बॉडी का दाह संस्कार कर देंगे। फिर जब डेक्स्टर बॉडी को देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जोसेफ के राइट हैंड की कोहनी पर मकड़ी के जाले वाला टैटू बना हुआ था। उसको देखते ही डेक्स्टर को एक धुंधली सी याद आती है, बचपन की एक पुरानी गाड़ी की सीट। अब उसको शक हो जाता है कि क्या ये सच में मेरा बाप है। फिर वो तुरंत अपने लैब टेक्नीशियन दोस्त मसूका को फोन करता है और कहता है, भाई एक हेल्प चाहिए, तू मेरे और इस डेड बॉडी के डीएनए का मैच चेक कर दे। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि बचपन में डेक्स्टर और डेबरा खेलते वक्त गिर जाते हैं, जिसके कारण डेक्स्टर को चोट लग जाती है और काफी सारा खून भी बह जाता है। फिर डॉक्टर हैरी को बताता है कि इसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, हमें तुरंत आपकी किसी फैमिली मेंबर का ब्लड चाहिए। लेकिन हैरी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका या उसकी बीवी का ब्लड डेक्स्टर से मैच ही नहीं करता। लेकिन अगले ही दिन हैरी खुश हो जाता है और डॉक्टर को बताता है कि मुझे डोनर मिल गया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि एंजल की गवाही ली जा रही थी। वो लॉयर से कहता है कि मैंने खुद नहीं देखा कि पहले गोली किसने चलाई, लेकिन डेक्स्टर की रिपोर्ट और जेम्स की बात आपस में मेल नहीं खा रही थी। फिर एंजल वो रिपोर्ट सबमिट कर देता है, यानी कि जेम्स अब बुरी तरह से फंसने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं डेक्स्टर घर के बाहर कचरा फेंकने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है। जब वो फोन डेबरा उठाती है तो दूसरी तरफ से मासूका बात करता है। मासूका चिल्लाकर कहता है, भाई रिपोर्ट आ गई है, दोनों सैंपल्स 100% मैच कर गए हैं। अब ये बात सुनते ही डेबरा के होश उड़ जाते हैं। तभी जब डेक्स्टर वहां पर आता है तो डेबरा उसको बताती है कि जोसेफ ही तुम्हारा असली बाप है। ये बात सुनते ही डेक्स्टर भी शॉक हो जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि हैरी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्यों उसने मेरे असली बाप को मुझसे दूर रखा। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि हैरी ने जो भी किया होगा किसी अच्छी वजह से ही किया होगा। लेकिन एक बात डेक्स्टर के मन में अभी भी खटक रही थी कि जोसेफ को हार्ट अटैक नहीं आया था तो फिर उसकी मौत कैसे हुई। फिर वो अगेन बॉडी को चेक करता है और उसको एक माइक्रो मार्क मिलता है। फिर डेक्स्टर कहता है कि ये खुद नहीं मरा, बल्कि इसको इंसुलिन का इंजेक्शन देकर मारा गया है। इसका मतलब साफ था, कोई था जो नहीं चाहता था कि डेक्स्टर अपने असली बाप से मिले। जिस समय डेक्स्टर बताता है कि उसके बाप जोसेफ को इंसुलिन देकर मारा गया है तो डेबरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो भड़क कर कहती है, भाई बस कर, इस मुर्दे के पीछे अपनी नौकरी और सुकून मत गवा। हमारे डैड हैरी ने जो कुछ भी कहा वो सच है और अब इस किस्से को यहीं पर दफन कर दे। लेकिन डेक्स्टर का दिमाग शांत नहीं होता। उसको लग रहा था कि उसकी लाइफ की किताब में कुछ पन्ने हैरी ने जानबूझकर फाड़ दिए थे और अब उनको वापस से जोड़ने का वक्त आ गया है। फिर वहां से निकलते वक्त डेक्स्टर एक बूढ़ी पड़ोसन की हेल्प करने लगता है, क्योंकि वहां पर कुछ अखबार बिखरे हुए थे। डेक्स्टर उसको बातों में लगाकर पूछता है, माताजी क्या पिछले हफ्ते कोई जोसेफ से मिलने के लिए आया था? फिर वो बुढ़िया दिमाग पर जोर डाल के कहती है, हाँ बेटा, एक केबल टीवी वाला आया था, उसके काले बाल थे और कद काठी एकदम नॉर्मल सी थी। तभी डेक्स्टर के दिमाग की घंटी बजती है, केबल वाला। वहीं दूसरी तरफ मायामी में लेफ्टिनेंट मारिया हमारे गुस्सैल जेम्स से मिलती है। मारिया बताती है कि जेम्स, मैंने उस बेड की कुंडली निकाली है और वो कोई आम आदमी नहीं था। उसने अमेरिका आते वक्त अपना नाम बदल लिया था। पहले उसका नाम रीनी टेबल हुआ करता था और वो हैती की आर्मी का बहुत बड़ा अफसर था। फिर मारिया बताती है कि बेड टोंटोन मैकोटे नाम की एक औरत की टोली का हिस्सा था। ये लोग हैती के डिक्टेटर पापा डोग के लिए काम करते थे। वो लोग इतने हैवान थे कि लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना उनका खेल बन गया था। अब लोग इनको बोगीमैन कहकर पुकारते हैं। अब जेम्स को भी समझ में आ जाता है कि उसने जो किया सही किया, क्योंकि जेम्स तो खुद एक पुराना अमेरिकन स्पेशल फोर्स ऑफिसर रह चुका है और शायद वो पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था। मारिया फैसला करती है कि जेम्स, मैं तुम्हें बचा लूंगी, क्योंकि वो शैतान मरने के ही लायक था। दूसरी तरफ डेक्स्टर हॉस्पिटल में जाता है ताकि जोसेफ की बॉडी पर सुई के निशान ढूंढ सके, लेकिन उसके हाथ निराशा लगती है क्योंकि बॉडी का संस्कार कर दिया गया था। अब ये सब देखकर डेक्स्टर बौखला जाता है और गुस्से में जोसेफ की राख का डिब्बा उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेता है, लेकिन डेक्स्टर तो खतरों का खिलाड़ी है, इसलिए वो वहां से कल्टी मार जाता है। तभी रास्ते में अचानक डेबरा का बॉयफ्रेंड रूडी अपनी गाड़ी लेकर प्रकट हो जाता है। फिर वो डेक्स्टर को लिफ्ट देता है। डेक्स्टर के हाथ में राख
का डिब्बा देखकर रूडी उससे बड़े ही प्यार से कहता है, भाई परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ तुम इनको सुकून से विदा बोल सकते हो। फिर रूडी उसको एक बोलिंग एली के पास लेकर जाता है और वहाँ जाकर डेक्स्टर वो राख हवा में उड़ा देता है, ये सोचकर कि चलो आखिरी विदाई हो गई। दूसरी तरफ रीटा को जोसेफ के पुराने सामान में से एक थैंक यू कार्ड मिलता है। फिर डेक्स्टर जब उस कार्ड को देखता है तो वो सुन्न हो जाता है। तभी उसे बचपन का वो दिन याद आता है जब उसने खुद वो कार्ड बनाया था। अब वो समझ जाता है कि जोसेफ ही वो एनोनिमस डोनर था जिसने बचपन में डेक्स्टर को खून देकर उसकी जान बचाई थी, और ये कोई अजनबी नहीं था बल्कि हमेशा से ही डेक्स्टर की फिक्र किया करता था। फिर अगली सुबह जब ये सब लोग मियामी लौटने के लिए निकलते हैं तो वो बूढ़ी पड़ोसन रूडी को देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो उसको पहचान लेती है कि यही तो वो केबल वाला था जो पिछले हफ्ते जोसेफ के घर पर आया था। लेकिन रूडी शांत रहता है और अनजान बनने का नाटक करता है। इस समय डेक्स्टर भी अपनी ही धुन में था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज सुन नहीं पाता। तभी जब रीटा अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसका एक्स हस्बैंड पोल वापिस आ चुका है। पोल नशे में धुत होकर रीटा के घर में घुसने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। लेकिन रीटा तो उसको रोकने की कोशिश करती है क्योंकि पोल अब हैवान बन चुका है। फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए वो एक खतरनाक कदम उठाती है। वो पोल को बहला फुसला कर एक कमरे में ले जाती है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है रीटा एक भारी डंडे से उसके सिर पर मार देती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा विलेन तो रूडी है। वो वापिस से उस बूढ़ी पड़ोसन के घर पर पहुंच जाता है, वही केबल वाला बनकर। इस समय उसके चेहरे पर भी बड़ी मासूम सी मुस्कान थी, लेकिन दिमाग में मौत का नंगा नाच चल रहा था। दरअसल रूडी ने ही जोसेफ को मारा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जोसेफ और डेक्स्टर के बीच में कोई भी रिश्ता बने। अब ये इस बुढ़िया के साथ क्या करेगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। 10वें एपिसोड में हम देखते हैं डेक्स्टर रीटा से मिलने के लिए जाता है और उसको हिम्मत देते हुए कहता है, तुम घबराओ मत, मैंने पोल के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले रीटा के पास आते हैं और बताते हैं, मैम पोल ने भी आपके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया है कि आपने उनके ऊपर हमला किया। इस समय वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इसलिए आपको तुरंत मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अभी ये मामला गर्म ही था कि मियामी होमिसाइड डिपार्टमेंट में एक अजीब सा पार्सल आ जाता है। जब वो पार्सल खोला जाता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें एक बड़ा सा जार था जो ऊपर तक खून से भरा हुआ था और उस खून के बीचों बीच एक चाबी तैर रही थी, होटल मरीना व्यू रूम नंबर 103 की। फिर मारिया जेम्स और डेबरा को तुरंत वहां पर भेजती है। जब वो उस होटल के कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो भाई साहब मंजर ऐसा था कि पत्थर दिल भी रो दे। फिर जेम्स तुरंत बैकअप मंगवाता है। डेक्स्टर जब वहां पर पहुंचता है तो उसको अंदर जाने के लिए कहा जाता है। फिर डेक्स्टर जैसे ही अंदर कदम रखता है वो थक हार कर जमीन पर गिर जाता है। कमरे का हर कोना, हर दीवार, हर पर्दा खून से नहाया हुआ था। पूरे फर्श पर खून का समंदर बह गया था। फिर उसको देखते ही डेक्स्टर के दिमाग में उसके बचपन का सबसे बड़ा जख्म ताजा हो जाता है, वो शिपिंग कंटेनर जहां उसकी माँ को मारा गया था। तभी डेक्स्टर को पैनिक अटैक आ जाता है और वो हंसने लगता है। फिर वो किसी तरह वहां से बाहर निकलता है। डेबरा उसको देखकर घबरा जाती है और पूछती है, भाई क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मारिया पूछती है, डेक्स्टर अंदर क्या है? फिर डेक्स्टर कांपती हुई आवाज में कहता है, वहां इतना खून है कि कम से कम 6 लोग मारे गए होंगे, लेकिन लाश वहां एक भी नहीं थी। तभी मसूका अंदर जाकर सीन को इन्वेस्टिगेट करने लगता है और डेक्स्टर बाहर खड़े होकर उसको इंस्ट्रक्ट करता है। फिर डेक्स्टर के कहने पर मसूका हर ब्लड स्पैटर की फोटो लेता है। तभी उसके पास रीटा का फोन आता है कि वो थाने में है और बहुत डरी हुई है। फिर डेक्स्टर उसको कहता है, रीटा तुम शांत रहो, मैं अपने वकील दोस्त को भेज रहा हूँ, वो सब कुछ संभाल लेगा। तभी थाने में पहुंचने के बाद वकील रीटा से पूछता है कि क्या सच में तुमने पोल को कमरे के अंदर बुलाया था? वो कहती है, हाँ, पर मैंने सिर्फ बच्चों की वजह से बुलाया था। फिर वकील उसको समझाता है कि लीगल मामलों में ये बात आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए तुम ये सच्चाई किसी को भी मत बताना। अगले सीन में हम देखते हैं डेबरा रूडी के घर जाती है जो कि असली आइस ट्रक किलर है और वहां जाकर वो रूडी को होटल वाले ब्लड रूम के बारे में बताती है कि कैसे डेक्स्टर उसको देखते ही टूट गया। ये बात सुनते ही रूडी एकदम चौकन्ना हो जाता है और डेबरा को कहता है, मुझे डेक्स्टर को फोन करना है, मैं उसका हालचाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन डेबरा को इस बात के लिए बुरा लगता है और वो सोचती है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरे भाई का। फिर अगली सुबह पुलिस स्टेशन में डेक्स्टर अपनी रिपोर्ट पेश करता है और कहता है, कमरे में सिर्फ एक आदमी के पैरों के निशान है और वो है कातिल के। वहाँ किसी भी शिकार के कोई निशान नहीं है। मासूका कहता है, और वो खून कम से कम 5 अलग अलग लोगों का है, यानी कि उस किलर ने 5 अलग अलग लोगों को मारा और उनका
का खून निकालकर उस रूम के अंदर बहा दिया। तभी डेक्स्टर एक और बड़ा पॉइंट रखता है कि वो खून जम नहीं रहा था, यानी कि उसमें क्लोट नहीं थे। इसका मतलब जरूर उस कातिल ने उस खून के अंदर कोई केमिकल मिलाया था ताकि खून फ्रेश दिखे। फिर मारिया मसूका को इसका डीएनए टेस्ट करने का ऑर्डर देती है ताकि ये पता चल सके कि क्या ये खून उन लोगों का है जिनकी लाशें अब तक इनको मिलती रही हैं, जिनमें एक भी कतरा खून नहीं था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कातिल ने ऐसा क्यों किया, वो डेक्स्टर को अपने बचपन की याद क्यों दिला रहा था। दोस्तों, रूडी ने ये सब इसलिए किया ताकि वो डेक्स्टर को उसके उस पुराने कंटेनर वाले हादसे की याद दिला सके जहां डेक्स्टर ने अपनी मां को खून में डूबा हुआ देखा था। रूडी चाहता था कि डेक्स्टर उसको पहचान ले क्योंकि रूडी और डेक्स्टर का रिश्ता बहुत गहरा था। दूसरी तरफ होटल मरीना व्यू के उस खौफनाक कमरे में डेबरा और जेम्स को कुछ और अजीब चीजें मिलती हैं। कमरे में रखा रेडियो 103 फ्रीक्वेंसी पर सेट था और वहां पर एक होली बाइबल किताब भी मिलती है जिसमें एक खास जगह पर मार्क किया हुआ था लेविटिकस 10 आयत 3। उसमें लिखा था कि जो लोग मेरे करीब आएंगे उनके जरिए मैं अपनी पवित्रता दिखाऊंगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि कातिल डेक्स्टर के बहुत करीब है और वो उसको कुछ याद दिलाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमारा एंजल एक बार में एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिसकी एक टांग नकली थी और उसके नाखूनों पर भी वैसा ही पेंट था जैसा उस आइस ब्लॉक में मिली हुई उंगलियों पर था। फिर एंजल तुरंत उस औरत से पूछता है कि ये नेल पेंट डिजाइन तुमने कहां से बनवाया। फिर वो औरत बताती है कि पहले मैं एस्कॉर्ट थी, 1 साल पहले एक कस्टमर आया था, उसने मुझसे मेरी एक नकली टांग उतरवाई और फिर बड़े ही प्यार से नाखून पेंट किए। एंजल पूछता है क्या वो पैरी था, लेकिन वो मना कर देती है। फिर एंजल जब ये बात मसूका को बताता है तो मसूका कहता है भाई ये एक बीमारी है नकली अंगों से अट्रैक्ट होने की। फिर मसूका उसको मशवरा देता है कि तुम जाकर रूडी से मिलो क्योंकि वो नकली अंग बनाने का ही काम करता है। फिर एंजल रूडी के कैबिन में पहुंच जाता है। रूडी पहले तो डर जाता है, इसलिए वो एंजल को मारने के लिए हथौड़ा उठाने ही वाला था, लेकिन एंजल बड़ी ही मासूमियत से पूछता है डॉक्टर क्या आप मुझे उन पेशेंट्स की लिस्ट दे सकते हो जिनको इन नकली अंगों का फेटिश हो। फिर रूडी अपना इरादा बदल देता है और कहता है ठीक है मैं चेक करता हूँ। फिर एंजल वहां से चला जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि रूडी ने ही वो नेल आर्ट की थी क्योंकि वो नेल पॉलिश इस समय रूडी के पास ही थी। दूसरी तरफ रीटा के घर पर भी पॉल वापस आ जाता है। पॉल किचन में डेक्स्टर को धमकी देता है अगर तूने मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तेरा और रीटा का बहुत बुरा हाल कर दूंगा। डेक्स्टर को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो उसको मारता नहीं। लेकिन फिर डेक्स्टर अपना इरादा बदल देता है और एक फ्राइंग पैन उठाकर पॉल के सिर में दे मारता है और पॉल वहीं पर ढेर हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। फिर डेक्स्टर पॉल को मारने की बजाय उसको एक होटल में लेकर जाता है और वहां ड्रग की ओवरडोज और अवैध हथियारों के साथ फंसा देता है। अगले दिन रीटा को खबर मिलती है कि पॉल फिर से ड्रग के केस में अंदर हो गया है, इसलिए उसकी सारी शिकायतें रद्द कर दी गई हैं। दूसरी तरफ मारिया पब्लिक में ये ऐलान करती है कि आइस ट्रक किलर वाला केस फिर से खुल गया है, लेकिन इस बात से थॉमस जो कि एक बड़ा ऑफिसर है बहुत चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसने पेरी को ही कातिल बताया था। अब वो मारिया को उसकी पोस्ट से हटाने की साजिश रचने लगता है। तभी हम देखते हैं एंजल जब अपनी गाड़ी के पास होता है तो अचानक एक काले कपड़ों वाला आदमी आकर उसके पेट में चाकू घोंप देता है। एंजल उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का भी मारता है, लेकिन जख्म गहरा होने की वजह से एंजल नीचे गिर जाता है और वो कातिल भाग निकलता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रूडी डेबरा के लिए फूल लेकर आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन रूडी के होठों पर चोट के निशान थे। पूछने पर वो झूठ बोल देता है कि काम करते वक्त चोट लग गई थी, लेकिन आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि इसी ने एंजल के पेट में चाकू मारा था और बदले में एंजल ने इसके मुंह पर घूसा मारा था। लास्ट सीन में हम देखते हैं डेक्स्टर वापिस से उस होटल के कमरे में जाता है और वहां पर जाते ही उसको एक भयानक फ्लैशबैक आता है। एक कंटेनर, चारों तरफ खून और उसकी माँ की लाश और पास में खड़ा एक आदमी जिसके हाथ में चैन सा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 11वें एपिसोड में हम देखते हैं डेक्स्टर इस समय सोच में डूबा था। उसको बार बार अपनी माँ के डेथ वाला सीन याद आ रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमारा एंजल जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। इस समय लेफ्टिनेंट मारिया भी उसके पास में खड़ी थी। दरअसल एंजल ने कातिल से लड़ने की बहुत कोशिश की और जमीन पर पड़े खून के धब्बे बता रहे हैं कि कातिल के वार से बचने के लिए वो काफी दूर तक घसीटता भी रहा, लेकिन एंजल की इस बहादुरी ने रूडी का खेल बिगाड़ दिया था। रूडी को डर है कि कहीं एंजल उसको पहचान ना
ले, इसलिए वो तुरंत एक पुरानी एस्कॉर्ट के पास जाता है जिसका एक नकली हाथ था। रूडी उसको अपने घर पर बुलाता है और कहता है तुम्हारी ये नकली कलाई कितनी खूबसूरत है, इसका हर एक हिस्सा एक आर्ट है। लेकिन असलियत में रूडी उससे अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बना रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपना काम जल्दी निपटाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए एक नए तोहफे की जरूरत है। और फिर जल्दी ही वो उसको छिन्न भिन्न करके अपना नया आइस ट्रक मास्टरपीस तैयार कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में सब लोग खुश हैं क्योंकि एंजल की सर्जरी ठीक रही और वो बच गया। लेकिन डेक्स्टर उनके साथ जश्न में शामिल नहीं हो पा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं सबके साथ खुश होने का नाटक तो कर रहा हूँ पर मेरा दिमाग कहीं और ही है। फिर अगली सुबह मायामी पुलिस को क्रिसमस का एक भयानक गिफ्ट मिलता है, वही लड़की जिसको रूडी ने मारा था। कातिल ने उसके शरीर के टुकड़े करके क्रिसमस गिफ्ट की तरह सजाया हुआ था। हर हिस्से पर एक प्यारा सा रिबन लगा था। फिर उसको देखकर डेक्स्टर को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि ये काम थोड़ा जल्दी में किया गया है, लगता है जैसे कातिल को भागने की जल्दी हो। देखो इसका एक हाथ ही गायब है। तभी उनको लाश के नीचे एक वीडियो टेप मिलती है। जब पुलिस वाले उसको मीडिया के सामने चलाते हैं तो वीडियो में एक औरत डर के मारे कांप रही थी और बोल रही थी कि तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। लेकिन वो कातिल कहता है कि तुम्हारी वजह से दुनिया को ये लग रहा है कि मैं कोई कच्चा खिलाड़ी हूँ और ये बात मुझे गुस्सा दिला रही है। वीडियो में उस लड़की के आंसू ऊपर की तरफ बह रहे थे, जिसको देखकर डेक्स्टर समझ जाता है कि उसने लड़की को उल्टा लटकाया हुआ है ताकि उसका पूरा खून निकाला जा सके। दूसरी तरफ डेबरा रूडी के अजीब व्यवहार से परेशान थी। वो डेक्स्टर को बताती है कि भाई रूडी बोल रहा है कि उसको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, पता नहीं अब वो खुशी की खबर होगी या फिर गम की। तभी डेक्स्टर एक प्लान बनाता है कि वो रूडी से अकेले में मिलेगा और उससे मिलकर वो उससे वो बात उगलवाएगा। तभी जब डेक्स्टर और रूडी मिलते हैं तो डेक्स्टर की नजर रूडी के होठों पर पड़े जख्म पर जाती है। फिर डेक्स्टर मजाक में कहता है क्या डेबरा ने तुम्हें मुक्का मारा है? फिर रूडी झूठ बोलते हुए कहता है नहीं भाई, लैब में काम करते वक्त थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये एंजल का मुक्का था। फिर डेक्स्टर सीधा पॉइंट पर आता है और पूछता है तुम डेबरा से क्या बात करना चाहते हो? फिर रूडी मुस्कुराकर कहता है डेक्स्टर मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ कि डेबरा ही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। अब ये बात सुनकर डेक्स्टर को सुकून मिलता है कि चलो ये तो खुशी की खबर है। फिर वहाँ से निकलकर डेक्स्टर हॉस्पिटल में जाता है और एंजल की पुरानी शर्ट चेक करने लगता है। वहाँ उसको एक काम की चीज मिलती है। दरअसल जब एंजल के पेट में चाकू मारा गया था तो उसकी कॉलर पर कुछ खून के धब्बे पड़ गए थे। फिर डेक्स्टर कहता है ये एंजल का खून नहीं हो सकता, जरूर ये उस हमलावर का खून है जो एंजल से लड़ते वक्त घायल हो गया होगा। फिर मारिया तुरंत उसके डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स को उस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक बड़ा क्लू मिलता है। जब वीडियो बंद होती है तो कैमरा थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ता है जहां एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल फ्रिज दिखाई देता है। फिर डेबरा अपना दिमाग लगाती है और कहती है कातिल को लाशों को ठंडा रखने के लिए एक बहुत बड़े फ्रीजर की जरूरत होगी। अब मैं उन पुराने गोडाउन और वेयर हाउस की तलाशी लूंगी जहां पर लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। तभी डेक्स्टर लाइब्रेरी में जाता है और पुराने अखबार के पन्नों को पलटने लगता है। अब वो 10-20 साल नहीं बल्कि सीधा अक्टूबर 1973 की खबरों में पहुंच जाता है और वहां उसको मिलता है वही नंबर 103 यानी कि 3 अक्टूबर। उस दिन की न्यूज पढ़ते ही डेक्स्टर के होश उड़ जाते हैं। उस दिन लोरा मोजर नाम की एक औरत और उसके 3 साथियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और वो लोरा कोई और नहीं बल्कि डेक्स्टर की असली माँ थी। ये न्यूज पढ़कर डेक्स्टर सुन्न हो जाता है और उसको समझ में आता है कि उसका डार्क पैसेंजर यानी कि उसका कातिलाना मिजाज वहीं से पैदा हुआ था। फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक ड्रग डीलर के लिए काम करने वाली क्रिमिनल थी। फिर डेक्स्टर तुरंत एक पुरानी लेडी क्लर्क के पास जाता है जो कि उसके सौतेले पापा हैरी की दोस्त थी। वो लेडी बताती है कि उसी हादसे के बाद हैरी ने तुम्हें अपना लिया था और एक वादा भी किया कि वो तुमसे ये सच्चाई हमेशा छुपा कर रखेगा। हैरी ने सारे सबूत मिटा दिए थे ताकि तुमको ये सब कभी भी पता ना चले कि तुमने अपनी माँ को खून में डूबा हुआ देखा था। वहीं हॉस्पिटल में एंजल की हालत थोड़ी बेहतर हो गई थी। तभी उसकी अलग हो चुकी बीवी नीना उससे मिलने के लिए आती है। एंजल उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, माफी भी मांगता है, लेकिन नीना कहती है एंजल तुम बच्चों के बाप हमेशा रहोगे, मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी, लेकिन हमारी शादी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। ये बात सुनते ही एंजल का दिल टूट जाता है। दोस्तों अब एक तरफ तो उस कातिल और डेक्स्टर के बीच में दुश्मनी चल रही थी और दूसरी तरफ ऑफिस में भी दुश्मनी चल रही थी। अब डायरेक्टर ने लेफ्टिनेंट मारिया को हटाकर कोई नया ही ऑफिसर तैनात कर दिया था जिसका नाम एस्मे पास्कल था।
थॉमस ने मारिया को ही आइस ट्रक किलर केस की नाकामी का जिम्मेदार ठहराया ताकि वो खुद साफ सुथरा निकल सके। दूसरी तरफ डेक्स्टर अब रूडी पर ही शक करने लगा है। वो एंजल के पास जाता है और उसके सिर के पीछे चेक करता है। वहाँ उसको एक चोट मिलती है। फिर एंजल बताता है कि उसने कातिल को टक्कर दी थी और उसके मुंह पर मुक्का भी मारा था। फिर डेक्स्टर को याद आता है कि रूडी के होठों पर भी वही चोट है। फिर वो डेब्रा से मिलता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेब्रा तो खुशी के मारे पागल हो रही थी कि आज रूडी उसको प्रपोज करने वाला है। फिर वो बताती है, भाई रूडी ने मुझे बोट पर मिलने के लिए बुलाया है, शायद वो मुझे वहीं पर प्रपोज करने वाला है। फिर डेक्स्टर भी उसको जाने देता है ताकि वो खुद रूडी के घर पर जाकर सबूत ढूंढ सके। फिर जल्दी ही वो रूडी के घर के बाहर पहुंचकर कचरे के ढेर में हाथ मारने लगता है। वहां पर उसको खून से भरी हुई एक रुई मिलती है। फिर डेक्स्टर उसको लेकर तुरंत लैब पहुंच जाता है क्योंकि अब उसको 2 सैंपल्स का मैच चाहिए था। एक तो एंजल की शर्ट पर मिला खून और दूसरा रुई के कचरे से मिला खून। दूसरी तरफ बोट पर माहौल बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। रूडी डेब्रा के सामने घुटनों पर बैठता है और उसको एक हीरे की अंगूठी दिखाकर प्रपोज करता है। फिर डेब्रा भी उसको हाँ कह देती है। अब जब वो वहां से जाने ही वाली थी, रूडी उसको रोक लेता है और कहता है चलो एक एक गिलास शैंपेन हो जाए। फिर डेब्रा बिना कुछ सोचे समझे वो गिलास पी लेती है। धीरे धीरे डेब्रा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है क्योंकि रूडी ने शैंपेन में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तभी डेब्रा को वहां पर भी कैंडीज के रैपर मिलते हैं जो आइस ट्रक किलर के विक्टिम के पास मिले थे। फिर रूडी अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहता है, डेब्रा मुझे लगता था कि तुम एक असली पुलिस वाली हो, लेकिन तुम्हें तो इतना भी एहसास नहीं हुआ कि तुम उस आदमी के साथ सो रही हो जिसको तुम पूरे शहर में ढूंढती फिर रही हो। अब डेब्रा बेहोश होने वाली थी कि तभी रूडी उसको पकड़ लेता है और कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगा। दूसरी तरफ लैब में डेक्स्टर की मशीन पर रेड लाइट जलती है क्योंकि वो दोनों ही सैंपल मैच कर गए थे। डेक्स्टर को पता चल जाता है कि रूडी ही असली कातिल है। फिर डेक्स्टर जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहता था, इससे पहले कि वो कातिल उसकी बहन को भी मार डाले। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं रूडी ने डेब्रा को रस्सी से बांधकर बोट पर डाल दिया था। वो डेब्रा के कान में फुसफुसाता है, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, तुमने मुझसे दोस्ती की, मुझसे प्यार किया और इस लव के चक्कर में तुमने अपने होश गवा दिए। फिर डेक्स्टर अपने घर पर पहुंचता है और हर एक कोना कोना छान मारता है। तभी एक एयर वेंटर के पीछे उसको एक पुरानी फोटो मिलती है और साथ में एक सीडी भी जिस पर बोर्न फ्री लिखा हुआ था। इस गाने का मतलब था आजाद पैदा होना। साथ ही उसको 1973 की वही पुरानी खबर मिलती है जिसमें उसकी माँ की मौत का जिक्र था। डेक्स्टर को समझ में आ जाता है कि रूडी उसको कहां पर बुला रहा है। फिर वो सीधा मायामी पोर्ट की तरफ भागता है। उसको लगता है कि 103 नंबर का वही शिपिंग कंटेनर उसका असली जन्म स्थान है जहां हैरी ने उसको खून के समंदर से उठाया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सार्जेंट जेम्स डेक्स्टर पर ही शक कर रहा था। वो डेक्स्टर का पीछा करते हुए पोर्ट तक पहुंच जाता है। फिर वो डेक्स्टर को एक पुराने कंटेनर के पास पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, बता तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू हमेशा ही मौत के करीब ही क्यों रहता है। फिर डेक्स्टर बहाना बनाता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जेम्स उसकी बात नहीं मानता। फिर दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। डेक्स्टर जेम्स को एक ही फटके में ढेर कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पोर्ट के वर्कर्स आ जाते हैं और जेम्स को पीछे हटना पड़ता है। दूसरी तरफ रूडी डेब्रा को लेकर एक पुराने सुनसान घर में पहुंच जाता है। ये वही घर है जहां डेक्स्टर और रूडी का बचपन बीता था। तभी डेक्स्टर वहां पर एंट्री मारता है और रूडी उसको देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अपने घर में स्वागत है भाई। दरअसल रूडी कोई और नहीं बल्कि डेक्स्टर का सगा बड़ा भाई था। फिर रूडी कहता है, डेक्स्टर, हैरी ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया। हम दोनों ने उस दिन कंटेनर में अपनी माँ को कटते हुए देखा था। हम दोनों एक ही खून में डूबे हुए पैदा हुए, लेकिन हैरी ने तुम्हें बचा लिया और मुझे नर्क में छोड़ दिया। फिर ब्रायन डेब्रा की तरफ इशारा करता है जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और वो चेयर से बंधी हुई थी। ब्रायन डेक्स्टर के हाथ में एक चाकू पकड़ाता है और कहता है, इसको मार दे, ये हैरी की गंदी निशानी है, खत्म कर दे इसको। फिर हम दोनों भाई मिलकर दुनिया का शिकार करेंगे क्योंकि हम बोर्न फ्री हैं। अब डेक्स्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि एक तरफ तो उसका सगा भाई है और दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन डेब्रा जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया है और हमेशा ही खुद से ज्यादा प्यार किया। फिर डेक्स्टर चाकू उठाता है लेकिन वो डेब्रा को नहीं मारता,
वो ब्रायन को कहता है, ब्रायन तुम सही हो, लेकिन डेबरा ही मेरा असली परिवार है। हैरी ने मुझे जो बनाया मैं वही हूँ। फिर डेक्स्टर ब्रायन को धोखे से बेहोश कर देता है और डेबरा को बचा लेता है। इतने में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन डेक्स्टर तब तक ब्रायन को लेकर अपने कीलिंग टेबल पर पहुँच चुका था। डेक्स्टर अपने सगे भाई की गर्दन पर चाकू रखता है और कहता है, मुझे अफसोस है कि हमें ऐसे मिलना पड़ रहा है। फिर डेक्स्टर ब्रायन का कत्ल भी ठीक वैसे ही करता है जैसे आइस ट्रक किलर किया करता था, बिल्कुल साफ सुथरा और बिना खून बहाए। तभी अगली सुबह मायामी पुलिस को ब्रायन यानी कि रूडी की लाश मिलती है। सबको लगता है कि आइस ट्रक किलर ने सुसाइड कर ली है, लेकिन सिर्फ डेक्स्टर ही जानता है कि उसने अपने भाई को मारा है। अब डेक्स्टर भीड़ में खड़ा खड़ा सोच रहा है कि मैं तो एक हीरो हूँ क्योंकि मैंने आइस ट्रक किलर को खत्म कर दिया। वो मन ही मन मुस्कुराता है और कहता है, हैरी ने मुझे छिपना सिखाया, लेकिन ब्रायन ने मुझे दिखाया कि मैं असलियत में क्या हूँ। अब मेरा शिकार और भी गहरा हो गया क्योंकि मैंने आइस ट्रक किलर से बहुत कुछ सीखा है। फिर मारिया कहती है, कातिल हमेशा से ही अपने आप को साबित करना चाहता था और जब वो पकड़ा जाने वाला था तो उसने हार मान ली और खुद को खत्म कर लिया। अब शहर ने चैन की सांस ली कि आइस ट्रक किलर मारा गया, लेकिन सार्जेंट जेम्स की तीखी नजर अब भी डेक्स्टर पर है। उसको लग रहा था कि कहानी में अब भी कोई बड़ा राज छिपा है। वहीं दूसरी तरफ रीटा को अपने घर के बैक साइड पोल का जूता मिलता है जो डेक्स्टर ने ही वहां पर फेंका था। डेक्स्टर ने पोल को फंसाने के लिए जो खेल खेला उसके निशान अब रीटा को परेशान करने लगे थे और इसी के साथ डेक्स्टर सीजन 1 का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो अच्छी चल जाती है तो मैं डेफिनेटली इसका सेकंड सीजन लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।